हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मीन डेविएशन यानी औसत विचलन की। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं उन पर बात करेंगे, यानी कि इसकी सिर्फ जो थ्योरी जो आती है, क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में, उन पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तसल्ली पूर्वक हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं फ्रेंड्स, वो सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस का जो है आंसर पर जाएंगे। तो देखिए, मीन डेविएशन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एमडी फ्रॉम मीन मीडियन मोड, यानी औसत माध्य और बहुलक से मीन डेविएशन का सूत्र। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सूत्र के बारे में है। तो ठीक है, हम सूत्र पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भैया मीन डेविएशन के लाभ और हानि आपको बतानी है। तीसरा क्या है कि औसत विचलन की परिभाषा, यानी कि डिफाइन द मीन डेविएशन, इसकी डेफिनेशन। तो बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन के बाद इसके जो है फॉर्मूलों की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स की। ठीक है, लास्ट आपका यानी कि फोर्थ क्वेश्चन जो है, उन्होंने क्या बोले कि यूजेस ऑफ मीन डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस सांख्यिकी के अंदर इसके क्या क्या उपयोग हैं। डिफरेंस आपको बताना है किसमें, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका लिंक भी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप मेरे आई टैब पर भी देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वाई मीडियन इज प्रिफर्ड इन स्क्यू डाटा, यानी टेढ़े मेढ़े आंकड़ों में माध्यिका को ज्यादा बेहतर क्यों माना गया है। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देनी है गुड मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन, यानी कि प्रसार के अच्छी माप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मीन डेविएशन के डेफिनेशन की। मीन डेविएशन है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशन की, किसकी, मीन डेविएशन की, यानी औसत विचलन है क्या, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए, मीन डेविएशन यानी एमडी, मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए सेंटर वैल्यू, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मतलब क्या है कि औसत विचलन जो है वो औसत है जो प्रत्येक प्रेक्षण के केंद्रीय मान, यानी औसत, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है, मीन, है ना। मीन, माध्यिका और बहुलक से परम विचलनों के रूप में गणना किया जाता है। बात समझ रहे हो आप, आपकी बात अभी समझ नहीं आएगी, इसने ये चीज बोली है कि डाटा, अभी हम लोग क्या है, मीन मीडियन मोड तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग मीन मीडियन मोड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि इनका जो ग्राफिकल ले लो या कुछ भी ले लो, कि इनका जो मीन से किसी भी डाटा का जो है कितना विचलन हुआ है, अगर मीन से पूछ रहा है, मीडियन से पूछ रहा है या मोड से पूछ रहा है, सबसे वो डेविएशन, इनका कितना विचलन हुआ है, कितने ये विचलित हुए हैं अपने रास्ते से, वो चीज यहाँ ये विचलन के अंदर आता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं, है ना। विचलन को जो परिभाषित करता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात करें, हम लोग यहाँ मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन जो है आपका मीन से भी निकाला जाता है, मीन से भी निकाला जाता है, यानी औसत से, माध्यिका से भी और मोड से भी। अधिकतर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके मीन से और मीडियन से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मीन डेविएशन था। इट मेजर हाउ मच द वैल्यू इन ए डाटा सेट डिवाइड, यानी किस तरीके से डिफर है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू से, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब हमें ये चीज बताता है कि आंकड़े केंद्रीय मान से औसतन कितनी दूरी पर है, दिशा की परवाह नहीं करता। बात समझ में, ये चीज मैंने आपको बताई है अभी कि ये कितना डिस्टेंस है, कितना विचलित हुआ है अपने रास्ते से, उसको मेजर करता है। यहाँ डायरेक्शन की कोई पाबंदी नहीं है कि किसी भी दिशा के लिए एक प्रतिनिधित्व करता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती। अब हम लोग बात करेंगे इसके अलग एग्जाम्पल्स की, हम कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। सपोज 5 फ्रेंड्स है मेरे पास, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं कि जो मेरी वीडियो है ना, जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन रेडी किया है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया हुआ है भैया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर मैं किसी एक लैंग्वेज में बना देती हूँ तो दूसरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों लैंग्वेज को ऐड करूँ। तो आप जिस भी लैंग्वेज के हैं आप उसको
अपने हिसाब से आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को आप पॉज भी करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आप खुद इनके रिकॉर्ड आप बना सकते हो, ठीक हो। मेरा मेन जो उद्देश्य है वो आप लोगों को हर चीज को समझाने का है, क्लियर करने का है, बात समझ रहे हो। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल्स को लेकर के समझ रहे थे कि सपोज 5 फ्रेंड्स हैं, मेजर्ड दियर हाइट सेंटीमीटर्स। 5 आपकी क्या है, 5 दोस्त हैं जिनकी सेंटीमीटर में लंबाइयां 150, 152, 153, 155, 160 दी हुई है। औसतन लंबाई उनकी 154 है, यानी कि उनका जो एवरेज हाइट है वो लगभग 154 है। तो मीन डेविएशन हमें क्या कह रहा है, मीन डेविएशन हमें ये बताता है ऑन एवरेज, औसतन के लिए, कि हाउ फार ईच फ्रेंड्स हाइट इज फ्रॉम 154, यानी 154 से ये कितने कितने इनका डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, हम ये कह सकते हैं, है ना। जैसे पहला बच्चा है तो भैया उसमें 4 का है ना, दूसरे में कितना है, 2 का है, तीसरे में आपका 1 का ये 1 + 1 है, तो ये आपका वहां से डिफरेंस हुआ है ना। तो ये वो चीज बताता है कि हाउ फार ईच फ्रेंड्स हाइट, कितने दूरी पर है इस वाली हमारी जो मेजर, हमने जो एवरेज हाइट लिया है उससे। तो इट हेल्प टू नो हाउ मच वेरिएशंस देयर इज इन देयर हाइट, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। यानी कि आपकी औसत जो विचलन है हमें ये चीज बताता है कि औसतन प्रत्येक दोस्त जो है उसकी लंबाई 154 सेंटीमीटर से कितनी अलग है, कितनी दूरी पर है, समझ रहे हो। यह हमें उनकी लंबाई में अंतर को बता देता है, अंतर को बता देता है, यह समझने में हमारी मदद करता है मीन डेविएशन, ये बात ये कह रहा है। तो मतलब आपको जो डेफिनेशन थी वो इस एग्जांपल से आपकी कंप्लीट हुई होगी। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो इसमें देखो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो आपके क्वेश्चंस भी इसमें आते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, सॉरी इनके सूत्र की, फॉर्मूले की। अब आप ये देखिए, अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन मीन से निकालना है, मीन डेविएशन मुझे निकालना है मीन से, तो मीन डेविएशन का एक कॉमन सा फॉर्मूला है, क्या है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस के, x का मीन अपॉन आपके पास n होता है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास होंगे। तो यहाँ पर अब ये आपके पास क्या है, एस आई, आप इसे कह सकते हो कि i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, हमें नहीं पता डाटा कितने होंगे उसके अंदर। अगर मीन से निकालने वाली बात है तो यहाँ मीन आ जाएगा, अगर मीडियन निकालने वाली बात है तो यहाँ पर आपके पास देखो मीन आ जाएगा बस, और अगर आपको मोड से निकालना है तो आपका यहाँ पर मोड आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू आपके पास सेम की सेम रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आपको मीन से वो डेविएशंस पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां मीन निकालना पड़ेगा और मीन से आप उसका डिस्टेंस निकालते चले जाओगे। अगर मीडियन से कह रहा है तो उस डेटा का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। अगर मोड को कह रहा है तो मोड निकालना पड़ेगा, और फिर एक एक एवरेज जो एक एक आपके पास डेटा होगा उसके एक एक एलिमेंट में से आप माइनस करते चले जाओगे। मीन है तो मीन, मीडियन है तो मीन, और मोड है तो मोड, उनका समेशन लेकर के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। x क्या है आपका, देखो x आपके ऑब्जर्वेशन हैं, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी काउंटिंग में कितने बैठते हैं, है ना। और x माइनस सी में आपके पास सब आ जाता है, सी आपकी सेंटर वैल्यू, सेंटर वैल्यू हमें पता है कि 3 होती है, सेंटर वैल्यू हमारी 3 होती है, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इसकी विशेषताएं। तो देखिए, यूजेस ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, uses of absolute deviations, so negative and positive deviations do not cancel other each, मतलब समझिए कि इसमें परम विचलन का प्रयोग होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन, जिससे ऋणात्मक और धनात्मक विचलन एक दूसरे को समाप्त नहीं करते, मतलब समझ में आया। ये देखिए आप क्या कह रहा है, यानी मॉडुलस क्या कह रहा है, देखो यहाँ मॉडुलस लग रहा है ना, मॉडुलस ये लग रहा है मॉडुलस, तो यहाँ मॉडुलस लगा होता है जिससे आपके जो नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर मैं माइनस एक्स लूँ तब भी वो एक्स है, और मॉडुलस के अंदर अगर मैं प्लस एक्स लूँ तो वो तब भी एक्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ माइनस प्लस होने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो फिर भी बाहर आकर के हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी, बात समझ में क्लियर है। तो ये बात वो कहता है, ये इसकी खासियत है कि नेगेटिव और धनात्मक दोनों विचलन को एक समान ही लेकर के चलता है, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कैन बी द कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब औसत, माध्यिका और बहुलक से निकालना, ये तीनों से निकाला जा सकता है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
थर्ड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, यानी कि समझने में आसान है और निकालने में भी आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा लंबा इसका नहीं बैठता, ये बात कह रहा है। लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू देन स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीडियन, मतलब माध्यिका से ये कितने निकालने पर चरम मानों का प्रभाव कम हो जाता है। ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है पहले ये समझो, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या हुआ आपका, ये एक्सट्रीम वैल्यू यानी चरम मान। चरम मान क्या होंगे, चरम मान, चरम मान हमेशा दो ही होते हैं, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, बात बात खत्म, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, एक तो होगा मैक्सिमम या तो बहुत हाई सबसे ऊपर वाली वैल्यू या सबसे नीचे वाली वैल्यू, अगर कोई डेटा मेरे पास है उसमें एक सबसे बड़ी वैल्यू होगी या सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके बीच में डेटा होंगे, समझ रहे हो, तो ये आपकी जो है चरम वैल्यू है, यानी कि आपकी क्या है एक्सट्रीम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनकी मेरिट एंड डीमेरिट्स की। देखो क्वेश्चंस अपने आप आते जा रहे हैं ना, कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ गए, अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, अब हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। देखो मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं इसका कहाँ कहाँ लाभ है, तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेटेड, यानी कि सरल है और आसान गणना है, समझने में आसान है, और कैलकुलेटेड भी इसका आसान है। वर्क्स फॉर बोथ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, यानी ये ग्रुप डाटा में भी यूज होता है, सामूहिक और असामूहिक दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझो, ग्रुप डाटा के अंदर आपके पास दो डेटा आते हैं, क्या आते हैं, एक तो आता है डिस्क्रीट, एक तो आता है डिस्क्रीट, एक आता है आपके पास कॉन्टिन्यूस, है ना, कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट में आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, और कॉन्टिन्यूस सॉरी दोनों में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इन दोनों में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, और अनग्रुप वो होता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अच्छा, ग्रुप जो डेटा आपके पास है डिस्क्रीट होगा, दूसरा होगा आपके पास कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट किस आपके पास डेटा कैसे होंगे, आपको यहाँ डायरेक्टली एक्स गिवन होगा, जैसे 10 20 30, और यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो जाएगी। लेकिन कॉन्टिन्यूस में आपके पास एक्स गिवन नहीं होता, आपके पास क्लास इंटरवल होता है, जैसे 10 से 20 20 से 30, समझ रहे हो, और फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो यहाँ आपको एक्स निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के आधा, समझ रहे हो, इनको दोनों को जोड़ के आधा, तो क्या बन गया 15। आपको यहाँ देखो एक्स ऐसे निकालना पड़ेगा, और यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन होता है, तो जहाँ गिवन है वो डिस्क्रीट है, जहाँ निकालना पड़ेगा वो आपका कॉन्टिन्यूस डेटा होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए अब हम बात कर रहे थे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडियन बेस्ड मीन डेविएशन इज गुड मेजर फॉर द स्क्यू डाटा, स्क्यू डाटा, ठीक है ना। माध्यिका आधारित जो आपका मीन डेविएशन है टेढ़े मेढ़े आंकड़ों में बेहतर परिणाम देता है, मतलब क्या कह रहा है कि माध्यिका को लेकर के, माध्यिका को बात यानी मीडियन को लेकर के इसने अच्छी बात कही है कि जो जितने भी टेढ़े मेढ़े डेटा आपके होंगे उनमें ये अच्छे से आकलन उनका कर लेता है। जैसे जितने भी टेढ़े मेढ़े डेटा हैं ऐसे ऐसे डेटा होंगे आपके ग्राफ, अगर हम देखें तो स्क्यू डाटा मतलब टेढ़े मेढ़े डाटा, है ना, तो उनमें अगर इनका जो मीडियन है, मीडियन से मीन डेविएशन निकालना अच्छा होता है, वो क्लियर बताता है आपको, परिणाम बहुत बेहतर देता है, मतलब ये कहने का ये है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कहता है कि इग्नोर्स, पहला पॉइंट कह रहा है कि इग्नोर्स अलजेब्रिक। चलिए अब हम लोग इसकी डीमेरिट्स को देख लेते हैं कि इसकी हानियां कहाँ कहाँ हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इग्नोर्स अलजेब्रिक साइंस सो सम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट, मतलब क्या है कि बीजीय जो चिन्ह है इनकी बीजगणितीय उनको ये नजरअंदाज कर देता है, जिससे कुछ सांख्यिकी गुण उसके खो जाते हैं, बात समझ में आई, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो मॉडुलस के अंदर है, वो मॉडुलस के अंदर है, x माइनस के c, यानी ये सेंटर वैल्यू होगी अपॉन n, तो मॉडुलस के अंदर होने से नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों खत्म हो गई, सिर्फ पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, तो कुछ अगर इसमें नेगेटिव होगी उनको तो इसने खत्म ही कर दिया, तो ये इसकी सबसे बड़ी एक नकारात्मकता इसकी चीज निकल के आई है ना, तो वहां वाली जो स्टेटिस्टिकल जो उसका लॉस हुआ प्रॉपर्टी का। सेकंड इज नॉट एज मैथमेटिकली यूज फॉर एज स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन की तरह तो हम इसे गणितीय रूप में उपयोग कर ही नहीं सकते,
स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेटर माना जाता है, सबसे बेटर भी नहीं बेस्ट मैं कहूंगी इसको, ये बेस्ट माना जाता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन में, क्योंकि ये जो होता है ना इसमें एरर सबसे कम निकलने के चांसेस होते हैं, इसमें एरर के बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन मिनिमम होते हैं, है ना। और मीन डेविएशन में इससे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि नॉट मैथमेटिकली यूजफुल, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह इतना उपयोगी ये नहीं है। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू यूज इन एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब उच्च स्तर की जो आपकी सांख्यिकी है उनके विश्लेषण करने में यानी एनालिसिस करने में काफी कठिन है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो थे आपकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आपके काफी क्वेश्चन तो इसमें निकल गए। अब इसमें क्वेश्चन आया था कि औसत विचलन यानी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस को मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर एक मैंने टेबल को रेडी किया है, तो इस टेबल में इनके गुण धर्म सब आ जाते हैं। पहला है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो मीन डेविएशन जो है यानी औसत विचलन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम ए सेंट्रल वैल्यू यानी मीन मीडियन मोड से, यानी केंद्रीय मान से परम विचलनों का औसत है, ये केंद्रीय मान से निकाला जाता है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, ये स्क्वायर रूट होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, यानी औसत से विचलनों के वर्गों का औसत का वर्गमूल होता है। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको यहां समझें आप, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपने भी ऊपर पढ़ लिया कि समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस की सी अपॉन एन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन और एक्स आई माइनस के, आप एक्स बार ले सकते हो यहाँ पर, है ना, एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा आपके पास एन पूरे का अंडर रूट। बात समझिए आई? अब दोनों के यहाँ फॉर्मूले में लिखो, तो फॉर्मूले को यहाँ इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इस लाइन के अंदर। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले को लेकर के इन्होंने यहाँ पर बात कह दी कि क्या बोला है कि ये केंद्रीय मानों से परम औसत, औसत विचलनों का औसत होता है, केंद्रीय मान से परम विचलनों का औसत होता है, और ये क्या होता है, ये विचलनों के वर्गों का औसत होता है, विचलने के वर्गों का, ये वर्गों का है, और ये विचलन जो विचलन है आपका उन्हीं का औसत होता है यानी कि एवरेज होता है। और यहाँ क्या है, इनका पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा यानी वर्गमूल। बात समझ में आई? तो यही लाइन को उन्होंने फॉर्मूले को ओपन कर दिया बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके साइन की, यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये इग्नोर करता है प्लस माइनस साइन को, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक सारी वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा है। और यहाँ पर क्या है, यूजेस स्क्वायर ऑफ डेविएशन सो साइंस ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव। यहाँ क्या है, आपके पास नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो उसका स्क्वायर कर लेता है, तो खत्म तो किसी को भी नहीं करा इसने, है ना। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके, क्योंकि वर्ग का प्रयोग करता है विचलनों में, तो इसमें स्वतः अपने आप ही वो धनात्मक हो जाता है, लेकिन यहाँ स्वतः नहीं होता, वो कर देता है, यहाँ मॉडुलस में खत्म कर देता है। हम उससे बाहर जब वैल्यू लिखेंगे उसे हम पॉजिटिव ही हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ अगर मेरे पास -2 है तो हमने तो उसको स्क्वायर कर दिया, तो वैसी क्वालिटी वो पॉजिटिव ही बनेगा। तो यहाँ स्वतः कंडीशन होती है, यहाँ स्वतः कंडीशन है, यहाँ हमें करना पड़ता है, तो चिन्हों की परवाह नहीं करता, है ना, ये वो बात कहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, चलिए। केंद्रीय मान यानी सेंट्रल वैल्यू के लिए क्या कहता है, कैन बी द कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन मीडियन मोड एंड मोड, यानी औसत माध्य और बहुलक से, ये तीनों से निकाला जा सकता है, और ये केवल मीन से निकलता है, ये सबसे बड़ा फर्क है इसका, है ना। यहाँ पर देखो सिर्फ मीन ही मिलेगा, और यहाँ है सी, सी का मतलब है सी में तीनों वैल्यू आ गई, मीन मीडियन मोड। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज 5 पॉइंट इज मैथमेटिकल यूजेस, यानी गणितीय उपयोग इसके क्या क्या है। लेस यूजफुल इन एडवांस स्टैटिस्टिक्स, यानी कि उच्च स्तरीय की सांख्यिकी में ये कम उपयोगी है, जबकि ये ज्यादा उपयोगी है। बात समझ में आ रही है? चलिए 6 पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि चरम वैल्यू का क्या क्या प्रभाव यहाँ पड़ता है। चरम वैल्यू दो होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो मैक्सिमम एक मिनिमम। तो मीडियन बेस्ड मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि माध्यिका आधारित जो मीन डेविएशन है चरम मानों का कम असर होता है यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा असर होता है एक्सट्रीम वैल्यू का, मोर इफेक्टिव। ठीक है ना। ये सब कुछ बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप इनके
न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो है, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन एमडी के न्यूमेरिकल ही करेंगे, है ना। तो उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और यहाँ ऊपर आई टैब पर भी मैं दे रही हूँ मीन डेविएशन का लिंक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, कम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता को क्या है, ये इजी है कैलकुलेट करने में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि हमें अंडर रूट भी लेना पड़ता है, तो अंडर रूट में वैल्यू कई बार अटक जाती है, तो ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है। ये इसकी क्या थी, ये तुलनात्मक वैल्यूज थी, यानी हमने यहाँ पर जो है क्या किया, हमने यहाँ अंतर की बात करी है ना दोनों के बीच में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। ऊपर इन्होंने पूछा था कि वाई मीडियन इज प्रिपेयर्ड इन स्क्यू डाटा, है ना। एक बार ऊपर चलते हैं क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, यस हो गया, कि सूत्र की बात की थी, फॉर्मूला पूछा, हो गया। लाभ और हानि भी हमारी हो गई है, विचलन औसत विचलन की डेफिनेशन हो गई है, सांख्यिकी में औसत विचलन का उपयोग भी हमारा हो गया है, औसत विचलन और मानक विचलन में अंतर ये भी हमने अभी अभी रिसेंटली किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि वाई मीडियन इज प्रिफेयर्ड इन स्क्यू डाटा, मतलब टेढ़े मेढ़े आंकड़ों में माध्यिका अच्छी क्यों है ना, इसका रीजन पूछ रहा है। ये क्या कहता है कि इन स्क्यू डाटा, किसी भी यानी कि टेढ़े मेढ़े जो डाटा है उसमें एक्सट्रीम वैल्यू मतलब वेरी हाई और वेरी लो, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, पुल द मीन अवे फ्रॉम द सेंटर मेकिंग इट अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यू, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े आंकड़ों में जो चरम मान हमारे हैं बहुत बड़े बहुत छोटे, औसत को केंद्र से दूर खींच लेते हैं, जिससे औसत अधिकांश मानों का सही प्रतिनिधित्व ये नहीं कर पाता। मतलब क्या कह रहा है, इसने बोला कि जो कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे डेटा है तो ये मैक्सिमम हो गया और यहाँ पर मैंने माना मिनिमम है, लेकिन हमारा मीन डेविएशन यहाँ आके अड़ गया, बिल्कुल कहीं ऐसे आ गया, मतलब सपोज करो यहाँ आ गया, तो इससे बहुत दूर हो गया, इससे भी बहुत दूर हो गया, या फिर क्या होगा कई बार हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है कि यहाँ इससे तो दूर, इससे पास है, इससे बहुत दूर बैठ गया, या फिर यहाँ कहीं आ गया, इससे बहुत दूर है, इसके बहुत पास है, यहाँ आ गया कहीं, समझ रहे हो। ये कहीं मतलब इसने ये चीज बोली है कि जो टेढ़े मेढ़े डेटा हमारे पास होंगे, जो टेढ़े मेढ़े डेटा हमारे पास ऐसे होंगे, तो एक बहुत मैक्सिमम वैल्यू, एक बहुत मिनिमम वैल्यू जो है, तो उनसे क्या होता है, ये अधिकांश मानों का सही प्रतिनिधित्व ये नहीं कर पाता, है ना। मतलब कई बार कुछ आंकड़ों को ये बीच में छोड़ देता है, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि median is less affected by the extreme value because it depends only on the middle position of the data, not on the actual magnitude of all values। मतलब माध्यिका पर चरम मानों का कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि केवल आंकड़ों की मध्य स्थिति पर ही इसका आधारित होता है, ये सभी मानों के वास्तविक परिमाण पर ये नहीं होता। इनकी क्यों नहीं होता, वास्तविक पर तो इसलिए नहीं होता क्योंकि भैया वास्तविक ही रह जाएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यू तो खत्म कर देता है ये, क्योंकि मॉडुलस है इसमें, मीन डेविएशन के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडुलस है, तो सारी वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा ये, है ना। तो क्या इसने बोला है कि केवल आंकड़ों की मध्य स्थिति पर ही आधारित है, क्योंकि बीच की ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो बीच के आंकड़ों को ही बताएगा, ये सारों को हमें बता ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने भी बोला ना ऊपर की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेस्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयरफॉर द मीडियन गिव्स ए बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी टेढ़े मेढ़े जो वितरण है उनके लिए माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का ये बेहतर माप देती है, क्योंकि इस पे चरम मानों का कम प्रभाव पड़ता है, बीच में ही कहीं वैल्यू देगी, मिडिल वैल्यू कहीं हमें आगे जा करके देगी, तो इसलिए क्या है कि ये सबसे बेटर स्क्यू डाटा की बात है, स्क्यू डाटा में, स्क्यू डाटा के अंदर इसलिए ये सबसे ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। जैसे आप इस ग्राफिकल में भी देख सकते हो, मैंने ग्राफ लिया है, इसमें क्या बोला है कि देखो पॉजिटिवली स्क्यू डाटा मैंने लिया है, ये क्या है आपको मीन को दर्शाता है, ये मीन है आपका, है ना, और जो ग्रीन लाइन है वो आपका मीडियन बता रही है। देखो क्या कह रहा है ग्राफ, आपको क्या दिखाता है, ग्राफ दिखाता है कि स्क्यू डेटा में मीन जो है वो आपको लाल डैश लाइन को दिखाता है, यानी कि जो रेड लाइन आपको डॉटेड दिख रही है ना, ये आपका क्या है, मीन है, तो ये क्या है, उच्च मानों की ओर आपको खींचा जा रहा है,
है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी है। जबकि मीडियन जो आपकी हरी लाइन है तो ये बीच के मानों को दर्शा रहा है, ये आपके बीच के मानों को दर्शा रहा है। समझ रहे हो, मतलब समझो क्या है कि ये मीडियन कहाँ है, ये आपका डाटा था ना, देखो ये है, ये आपके पास डाटा है, तो ये डाटा के बीच में कहीं है, ये आपके मीडियन कहाँ होगा। अगर आपके पास जैसे ये डाटा यहाँ बन रहा है, जैसे मैं यहाँ ग्राफ बना दूं और ये ऐसे ऐसे आपके पास जा रहा है, ऐसे आपके पास डाटा बना हुआ है ना, तो जो मीडियन है वो यहाँ भी आ सकता है, वो बिल्कुल इस लाइन पर भी आ सकता है और वो इस लाइन पर भी आ सकता है ना, समझ रहे हो, मतलब बीच में भी आ सकता है। लेकिन जो मीन है, आपका जो मीन है वो तो भैया हमेशा इसी लाइन पर ही बैठेगा, इस लाइन पर, किनारे वाली लाइन पर, मतलब इनके बीच में कहीं नहीं बैठेगा, यहाँ कहीं बीच में नहीं बैठने का वो। समझ रहे हो, देखो ये बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है ना, बात समझ में आई है आपकी। मीन जो है वो बिल्कुल या मतलब किनारे पर बैठा है, बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन है आपकी, यहाँ पर मीन बैठेगा हमेशा यहाँ पर। और मीडियन इससे हट के भी बैठ सकता है, इस पर भी आ सकता है लेकिन इसके हटकर भी बैठ सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, देखो आ रहा है ना, इस लाइन से हट के आ रहा है, देखो ये देखो फर्क, समझ में आई। तो ये वो चीज आपको समझा रहा है, इसलिए इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात इसने बोली थी कि मीन आउटलियर और चरम मानों से बदल जाता है लेकिन मीडियन स्थिर रहता है, इसलिए ये बेटर है। तो इसलिए चरम मानों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेजर ऑफ द डिस्पर्सन, मतलब प्रसार के अच्छे माप की विशेषताएं, मतलब अगर मुझे कोई मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी, यानी उसकी सरलता का, जिससे सरलता में मतलब क्या हुआ कि इससे हमें गणना करना और समझना आसान हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी परीक्षणों पर वो आधारित होना चाहिए, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन यूज में आने चाहिए। तो माप डेटा के सभी मानों को आप ध्यान में रखिए, यानी कि कोई डेटा आप छोड़ दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रिजिडिटी ऑफ डेफिनेशन, यानी परिभाषा में स्थिरता, इसकी जो परिभाषा है ना वो स्पष्ट है और निश्चित होनी चाहिए ताकि किसी को भी अलग अलग परिणाम ना मिले, ये बात ही कह रहा है। बात समझ रहे हो कि किसी भी तरीके से कोई भी परिणाम उसको अलग अलग ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी गणितीय प्रयोग में उपयुक्तता, यह गणितीय गणनाओं और आगे की संख्याओं की प्रक्रियाओं में आसानी से प्रयोग हो सके। मतलब कोई भी जैसे मैथमेटिकली हमारा जो यूज होता है, कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं तो वहां पर इसका आसानी से हम लोग प्रयोग कर सके, तो ये इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, यानी नमूने में स्थिरता, छोटे बदलाव या नमूनों के परिवर्तन से इसमें बहुत अंतर ना आए, मतलब अगर छोटे मोटे इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, जैसे डेटा अगर मेरे पास है, छोटे मोटे अगर हम अंतर भी कर दें, मतलब जैसे मैंने अगर 8.5 की जगह मैंने अगर 8.3 लिख दिया तो ज्यादा अंतर आना नहीं चाहिए। अगर मैंने इतना भी पॉइंट अगर मैंने फर्क कर भी दिया तो छोटे छोटे बदलाव, समझ में आए, छोटे बदलाव का मतलब, तो इसमें नमूनों के में कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए, उसमें मतलब अंतर नहीं दिखना चाहिए ज्यादा, ये वो बात कह रहा है। ठीक है ना। 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि नोट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी चरम मानों से अप्रभावित, मतलब बहुत बड़े और बहुत छोटे मानों से यह अधिक प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर हमने ग्राफ देखा था क्या कि जो आपके पास डाटा ऐसे ऐसे जो भी कुछ बन रहा है ना, बहुत बड़े और बहुत छोटे वैल्यू से इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो जहां आना है वहीं आएगा, है ना। तो ये इसकी अच्छी बात है। पॉइंट 7 इज इजी कंपेबिलिटी, है ना, यानी आसानी से हम ये इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि अलग अलग डेटा सेट्स के बीच हम तुलना करने के लिए उपयुक्त ये है। बात समझ में आएगी। देखो जितने भी ये थ्योरेटिकल बातें मैंने इसमें लिखी हैं, आप स्क्रीन को शॉर्ट करके आप लिख सकते हो, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं, देखो इन्हीं सब बातों को, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बातें हैं उन सभी को मैंने एक छोटे से टेबल पे भी मैंने इसको बनाया है। देखो क्या, पहली बात सरलता, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आपको जिसमें जाना है उसमें देखें। सरलता यानी सिंप्लिसिटी क्या है, आसानी से समझा जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सभी प्रेक्षणों पर आधारित है, वही सब चीजें हैं, सभी डेटा मानों को ये ध्यान में रखिए, है ना। परिभाषा में स्थिरता का मतलब परिभाषा में स्पष्टता और निश्चितता हो। नेक्स्ट पॉइंट इस गणितीय प्रयोग में उपयुक्तता का मतलब आगे की गणनाओं में ये प्रयोग योग्य है।
नमूने में स्थिरता का मतलब छोटे बदलावों से बड़ा असर इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इस चरम मानों से अप्रभावित, यानी आउटलेयर से ये प्रभावित ना हो। समझ में आया कि अभी हम लोग क्या, जैसे डेटा हम लोगों ने भी बनाया था, वही चीज मैं बता रही हूँ कि मीन आपका यहाँ ये मीडियन आ रहा था यहाँ पर, और मीन कहाँ आ रहा था, मीन तो आपका बिल्कुल इसी लाइन पर ही बैठेगा मीन हमेशा। तो ये वो चीज कह रहा है कि इस पे इसको प्रभावित, आउटलेयर पे प्रभावित ही नहीं करता। लास्ट पॉइंट क्या है कि ये इजी है, हर चीज को तुलना करने में इजी है, ठीक है ना। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस पर कंप्लीटली डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन्हीं पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस किया और इसी डिस्कस को लेकर के मैंने आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।